जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं भर्ती को लेकर, कि जो भर्ती है उसको लेकर डाउट है कि मैडम 50 क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, मैं 12वीं में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, ये तो इम्पोर्टेंट आपके मुद्दे हैं, प्रॉब्लम है जिसमें सभी को दिक्कत आ रही है। इसके अलावा दूसरी चीजें भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक पॉइंट आज के इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा पिछले साल की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसकी प्रोसेस है। ये उसकी प्रोसेस है कि 2024 में जो भर्ती की प्रक्रिया हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था और इस बार कब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहती हूँ। ये जो है ये पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है आपकी भर्ती की, और इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने 2026 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें क्या क्या कब क्या होने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो पिछले साल की अगर हम भर्ती की बात करें तो जो नोटिफिकेशन आया था रैली का वो फरवरी में आ गया था। इस बार जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आया है, 1 महीना लेट आया है। पिछले बार जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे वो फरवरी से मार्च के बीच में फॉर्म भरे गए थे। इस बार जानते ही हैं मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ डिले हो गया है, ये यहाँ तक। इसके बाद जो एग्जाम हुई थी, एग्जाम वैसे अप्रैल के लास्ट वीक में हुई थी, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम स्टार्टिंग में मई में चली गई थी। तो हम जो नर्सिंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो मई में एग्जाम हुई थी, तो इस बार ये बोल रहे हैं कि जून में एग्जाम हो सकती है, टेंटेटिव है, चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी एग्जाम बिल्कुल मई के लास्ट में होगी या जून के फर्स्ट वीक में होगी, इससे ज्यादा आगे आपकी एग्जाम नहीं जाने वाली। ठीक है, तो आपकी एग्जाम जो है टेंटेटिवली है, चेंज हो सकती है, जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जून का फर्स्ट वीक मान के हम चलते हैं, मई का लास्ट वीक आप मानकर चलो अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, इसके बाद जब रिजल्ट आया था, तो कब रिजल्ट आया था? मई के फर्स्ट वीक में और अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जामें हो चुकी थी, ऑनलाइन एग्जाम हो चुकी थी, और जो रिजल्ट था वो मई के एंड में आ गया था। तो इस बार अगर आपकी एग्जाम मई एंड में होती है तो जून एंड में आपका रिजल्ट आएगा। जून के फर्स्ट वीक में होती है, पहले सप्ताह में होती है, तो आपका रिजल्ट जुलाई में फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जुलाई तक आपको रिजल्ट का वेट करना होगा, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद जो ईमेल है, रैली के लिए ईमेल है, सितंबर से नवंबर के बीच में आना शुरू हो गए थे। इस बार अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको भर्ती के लिए, रैली के लिए ईमेल आना शुरू हो जाएंगे। और जो पूरी भर्ती आपका फिजिकल फिटनेस और मेडिकल की बात करें तो ये पूरी आपकी जाएगी, पिछली बार अक्टूबर से जनवरी के बीच में गई थी, इस बार नवंबर से जनवरी 2026 तक जाने वाली है। ठीक है, इसके बाद जब फाइनल मेरिट आई थी, फाइनल मेरिट इस बार जो रिजल्ट आए थे फाइनल वाले वो दिसंबर से जनवरी के बीच में आ गए थे रिजल्ट, और अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। मार्च हो गया, रिजल्ट अभी भी लोगों के फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है कहीं कहीं की। तो हम ये मान के चलेंगे कि जनवरी से फरवरी के बीच में हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 2026 की, और डिस्पैच का जो टाइम है वो मार्च से अप्रैल के बीच में रहता ही है। तो हम हो सकता है कि ये मेंटेन कर दें और आपका मार्च से अप्रैल के बीच में ही डिस्पैच हो जाए, मई तक भी जा सकता है। तो मई तक मान के चलिए कि आपका डिस्पैच फाइनल हो जाएगा। तो पूरी भर्ती की प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है बेटा? मार्च से शुरू हो रही है तो अगले साल मार्च अप्रैल मई तक आपकी पूरी कंप्लीट भर्ती चलने वाली है। 1 साल तक का समय लगता है, जिन बच्चों को नहीं पता है। तो ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया है जो आपको जानना जरूरी है, पिछले साल कब क्या हुआ था और इस साल कब क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इस बार भाषाएं चूज करने का बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो उसमें से एक चेंज ये आया है कि आपको 13 भाषाएं दी गई हैं, 13 भाषाएं आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन
जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनको बता दूं, सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम आप अपनी वही भाषा चूज करिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बिल्कुल नो टेंशन होकर पेपर दे सकते हो, आप अच्छे से पेपर दे सकते हो, वही भाषा पेपर देते टाइम फॉर्म भरते टाइम आपको चूज करनी है। क्योंकि पिछली बार 2 ही भाषाएं थी, हिंदी और इंग्लिश थी, और वहां पर ऑप्शन भी था कि आप चूज कर सकते थे पेपर देते टाइम। अब अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी पर स्विच कर जाते थे। एट ए टाइम पेपर देते टाइम आप दोनों भाषाएं चूज कर सकते थे, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार ऐसा हो या नहीं हो, क्योंकि 13 भाषाएं, हो सकता है कि पूरा ड्रॉप डाउन मीनू खुल जाए और अलग अलग भाषाएं आपको चूज करने का पेपर देते टाइम ही ऑप्शन मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भाषा आपने फॉर्म भरते टाइम चूज करी है उसी में ही आपका पूरा पेपर आए। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते टाइम भाषा को ध्यान से चुनना है। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, नोटिफिकेशन की लाइन है ये कि आपका पेपर कितने सवालों का होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस कैटेगरी में आवेदन किया है, ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो अभी तक अगर हम बात करें, जिनका 50 क्वेश्चन का पेपर होता है वो 1 घंटा उनको मिलेगा, जिनके 100 क्वेश्चन होंगे उनको 2 घंटे मिलेंगे। अब हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में 50 होंगे, कौन सी कैटेगरी में 100 होंगे। तो हमने अभी तक हमारी जो नर्सिंग असिस्टेंट है, टेक्निकल है, जीडी है, ऑफिस असिस्टेंट है, एसकेटी है, इनमें सामान्यतः 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन किसके लिए है, सिपाही फार्मा वालों के लिए 100 क्वेश्चन है। वहां पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे नोटिफिकेशन में तो बस मैडम 100 ही लिखा है, 50 नहीं लिखा है। तो हो सकता है नोटिफिकेशन की प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। मैक्सिमम नोटिफिकेशन में लिखा है 50 या 100। तो ये कैटेगरी, क्योंकि जब नर्सिंग असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें सिपाही फार्मा का भी नोटिफिकेशन है, तो 100 क्वेश्चन आपके सिपाही फार्मा के भी हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन आपके नर्सिंग असिस्टेंट के हो सकते हैं। अगर इन क्वेश्चनों में बदलाव किया जाता तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर आपका हो जाएगा, मानकर चले कि हो जाता है, वैसे हम नहीं मानेंगे, हम 50 मानकर चल रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो 100 क्वेश्चन करेंगे तो पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा, कहाँ से कितने प्रश्न पूछेंगे ये सब परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर 100 क्वेश्चन कर भी देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा जो डाटा है, ये पूरी जो जानकारी है, ये आर्मी के अंडर में नहीं है, ये टीसीएस के अंडर में है। टीसीएस ही पेपर आपका कंडक्ट करवा रही है, तो उसी के अंडर में है कि वो कितने क्वेश्चन पूछेगी। अगर वो 100 क्वेश्चन पूछती है तो आर्मी वालों को नोटिफिकेशन मिलेगा और वो आपके साथ नोटिफिकेशन को या तो वेबसाइट पर शेयर करेंगे या पेपर में नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में दे सकते हैं या वीडियो के माध्यम से आपको बता सकते हैं। तो अभी हम मानकर चलेंगे कि 50 क्वेश्चन ही हमारे पूछे जाएंगे। अगर 100 हो जाएंगे तो वो नोटिफिकेशन दे देंगे। अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी आपको 50 मानकर ही चलना है। चलिए, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, लेकिन उससे पहले अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप सवाल छोड़कर आ जाते हैं, आपने उसको मार्क नहीं किया है, तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है, मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं इसको बाद में करूंगा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो। तो अगर आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू करा है और सबमिट कर दिया आपका टेस्ट, तो ये कह रहे हैं कि आंसर जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है वो फाइनल आपका माना जाएगा। अगर आपने उसका आंसर टिक कर दिया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया है और सबमिट कर दिया है टेस्ट, उसको रिव्यू बाद में आप करना भूल गए हैं, तो आपने जो भी उसका आंसर टिक किया होगा वही आपका फाइनल माना जाएगा और उसकी काउंटिंग भी की जाएगी। ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर शिफ्ट वाइज पेपर में कोई चेंज आता है, लेवल में चेंज आता है, जैसे इस बार हुआ था, पहला शिफ्ट का पेपर आसान था, सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा कठिन था,
तो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो दोनों पेपर को लेवल में कर देंगे, जो भी उनका फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर शिफ्ट के पेपर के लेवल में कोई सा भी परिवर्तन आता है या लेवल चेंज हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका यहाँ पर होगा। चलिए अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि मैडम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नोटिफिकेशन में ना तो उन्होंने हाँ बोला है और ना ही ना बोला है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पर जो टेस्ट उन्होंने दे के रखा है बेटा उसको आप देने जाओगे, नर्सिंग असिस्टेंट का या अग्निवीर टेक्निकल का जिसका भी आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 0। इसका मतलब ये है, हम ये मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगी क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर 0 मेंशन करा है। अब इसका कंफर्म कैसे होगा, तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम में यहाँ पर जरूर चेक कर लेना कि करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क मिल रहे हैं, कितने अंक मिल रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग अगर 0 की जगह कुछ भी होती है, 1 होती है, वैसे 1 लिखा हुआ आता है 1/4 रहती है, तो 1 लिखा हुआ आता है, अगर 0 की जगह कोई सा भी और वैल्यू हो तो समझ लेना नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इन्होंने यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दिया है और वेबसाइट का पेपर सॉल्व करने जाओगे वहां पर नेगेटिव मार्किंग 0 लिखी हुई है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग इस बार होने के चांसेस कम है। कैसे कंफर्म करेंगे, पेपर ऑनलाइन एग्जाम देते टाइम आप अपने यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। 0 लिखा है मतलब नहीं होगी, ठीक है। ये इंटरफेस, ये टेस्ट आपको वेबसाइट, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां पर आप इस टेस्ट को लगा भी सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है जो पहली बार दे रहे हैं, और किस तरह से आपको जो भी डिफिकल्टी आती है कि ये मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, नॉट विजिटेड क्या होता है, आंसर दे दिया क्या होता है, ये नहीं जानते हैं तो इस टेस्ट को एक बार जरूर लगा लेना और इससे ये भी पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए आगे बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो आपके 12 मार्च से शुरू हो चुके हैं और जो कि आपके 10 अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो जिन्हें अभी तक नहीं पता है, बहुत सारे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैडम स्टार्ट हो गया है क्या, तो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। 10 अप्रैल लास्ट है, लास्ट डेट है, लेकिन 10 अप्रैल मान के मत चलना, 9 तक ही फॉर्म भर देना, लास्ट में दिक्कत आती है। तो ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, आप जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो भरना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा एग्जाम इन्होंने कहा है जून 2025 में होगी, टेंटेटिव है, हो सकता है जून फर्स्ट वीक में हो सकता है मई के लास्ट वीक में हो, तो ये टेंटेटिव है, चेंज हो सकती है, अगर जब भी होगी आपको इन्फॉर्म वो करेंगे ही। आगे एज लिमिट 17.5 से 23 साल है, नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर रही हूँ, ये नर्सिंग असिस्टेंट की एज लिमिट है। और कब से कब तक, बहुत सारे बच्चे फिर भी मैसेज कर रहे हैं मैडम 2002 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, वो बच्चे भर सकते हैं जो कि जिनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 2002। 1 अक्टूबर की अगर आपकी बर्थडे डेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, इनको इंक्लूड करके ही बोला है। और जिसकी बर्थडे डेट 1 अप्रैल 2008 है वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर 30 सितंबर 2002 है या सितंबर के पहले अगस्त वगैरह कुछ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 1 अक्टूबर वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं और 1 अप्रैल 2008 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बीच वाले बच्चे जिनकी बर्थडे डेट आती है वो सभी फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ओवरऑल आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में जो यहाँ मेंशन करे हैं 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैडम 40% क्या प्रैक्टिकल मार्क्स को जोड़ के होना है? हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल मार्क्स को जोड़ के ही 40% हर एक सब्जेक्ट में आपके होना चाहिए और ओवरऑल जो एग्रीगेट है आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास बायोलॉजी नहीं है, बॉटनी और जूलॉजी है, वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है आपके नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी वाले हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और मिनिमम 40% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। बायोलॉजी नहीं है तो क्या, बायोलॉजी नहीं है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स और 40% आपके हर एक सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए
हाइट वेट की अगर हम बात करें कि हाइट वेट कितना होना चाहिए, तो जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन आया, आपके एआरओ का नोटिफिकेशन आया, अपने अपने एआरओ के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से देखना है, उसमें आपकी हाइट कितनी होना चाहिए उन्होंने मेंशन कर दी है। तो सब अपने अपने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, उसमें अपनी हाइट चेक आउट कर सकते हैं। चेस्ट यानी कि सीना 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा क्या मैडम, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रिलैक्सेशन किसको मिल रहा है, रिलैक्सेशन फिजिकल मेजरमेंट में रिलैक्सेशन जो है वो एसटी और जो आदिवासी कैंडिडेट है उनको ही मिल रहा है, और वो भी आप नोटिफिकेशन में देख लेना। इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाया है तो। रिलैक्सेशन फिजिकल मेजरमेंट में इनको ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बोनस मार्क्स की बात करें, बोनस मार्क्स किस किस को मिल रहे हैं, तो बोनस मार्क्स सन ऑफ सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन के जो बेटे हैं उनको 20 मार्क्स के बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ध्यान रखना ब्रदर रिलेशन के कोई बोनस मार्क्स नहीं है, ब्रदर रिलेशन को इस बार इंक्लूड नहीं किया, ब्रदर रिलेशन को कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सर्विसमैन जिनके पिताजी जॉब में हैं या रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। एनसीसी जिन्होंने किया है, एबीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, ए के लिए 5, बी के लिए 10 और सी के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने सी के साथ आरडी परेड अटेंड करी है तो उसके लिए आपको 20 नंबर के बोनस मार्क्स बहुत होते हैं, मेरिट में आने के लिए मिलेंगे। और ये जो बोनस मार्क्स हैं आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं, एग्जाम के बाद आपकी जो मेरिट बनती है उसमें काउंट होते हैं, उसमें जुड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पोर्ट कोटा वालों को भी बोनस मार्क्स मिलते हैं, अलग अलग लेवल के हैं। तो स्पोर्ट कोटा के जो बोनस मार्क्स है वो यहाँ पर आप देखना कितने क्या मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेले तो 20 नंबर मिलेंगे, स्टेट लेवल पर अगर आपने खेला है तो आपको 15 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 10, 5 और 5। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा। आपने कौन सा खेल किस लेवल पर खेला है उस लेवल पर आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो बोनस मार्क्स बहुत सारे जिनके पास बोनस मार्क्स हैं कि रिलेशन भी है, एनसीसी भी किया है, तो क्या हमें 50-60 नंबर मिलेंगे, नहीं, मैक्सिमम बोनस मार्क्स बेटा आपको 20 ही मिलेंगे, मैक्सिमम 20 बोनस मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट हो, रिलेशन के हो, या आप स्पोर्ट कोटा में खेले हो, स्पोर्ट्स का आपको मार्क्स मिले हो, या फिर आपके पास एनसीसी हो, मैक्सिमम आपके पास 20 बोनस मार्क्स मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर रही हूँ। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपका टाइमिंग इस बार बढ़ा दिया गया है। 6 मिनट 15 सेकंड में सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है, 6 मिनट 15 सेकंड कर दिए गए हैं, ये चेंज हुआ है इस बार। पुलअप कितने करने हैं, मिनिमम 6 होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 6 तो आपको लगाने ही हैं। इसके बाद 9 फीट डिच की बात करें तो सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। जिगजैग बैलेंस की अगर हम बात करें तो ये भी सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं। और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार भूलना नहीं है, पिछली बार भी इन्होंने मेंशन करा था नोटिफिकेशन में, और इस बार भी बेटा नोटिफिकेशन में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को मेंशन करा है। तो हो भी सकती है, ये मत सोचना कि नहीं हो, पिछली बार जल्दी जल्दी में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था और अरेंजमेंट नहीं हो पाता, हो सकता है इस बार अरेंजमेंट कर ले और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, हम बाद में इसके बारे में और जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर भी परेशान है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए कि जितनी भी डाउट्स हैं आपके, अलग अलग वीडियो के माध्यम से नहीं, एक ही वीडियो के माध्यम से सब बच्चों को पता चल जाए, ताकि और कहीं उलझने की जरूरत ना पड़े। एडमिट कार्ड आपका चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, एडमिट कार्ड चाहिए होता है जो कि अच्छा प्रिंट होना चाहिए, 20 पासपोर्ट साइज के फोटो होना चाहिए, क्लीन शेव, बिल्कुल ठीक ठाक, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपका एनसीसी या स्पोर्ट या रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपके सारे होना चाहिए, 10वीं 11वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी जो भी हैं
लगती है या आपने कोई डिप्लोमा या कुछ भी किया तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि पुलिस वाला अलग होगा, स्कूल वाला अलग होगा, और गांव से या नगर शहर वाले हो तो नगर निगम से आपका बनाया गया 3 आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगते हैं। अनमैरिड सर्टिफिकेट, जिनकी उम्र 21 साल से कम है उन्हें कंपलसरी अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए बनवाना पड़ेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर रिलेशनशिप वाला आप लगा रहे हो तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एफिडेविट 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको एफिडेविट जो कि हर बार बनाते हैं वो ज़रूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वही डालें जिसके ऊपर आपके ईमेल, आपके OTP आए, और ईमेल भी आईडी भी वही डालना है जिसके ऊपर सारी आपकी प्रोसेस होती है। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको अच्छे से डालना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है। अडेप्टिबिलिटी टेस्ट बेटा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नोटिफिकेशन में मेंशन किया है क्या होती है। तो इसमें सेना के माहौल में आप फौजी बनने लायक हो या नहीं हो ये चेक किया जाता है, टेस्ट होता है, ठीक है। ये कैसा होगा, कब होगा, इसकी जानकारी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिर मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए, एग्जाम पर है। तो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन मेंशन करा है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मोबाइल पर होने वाला टेस्ट। इसके अलावा जो बच्चे 12वीं में हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, सभी बच्चे जो 12th के एग्जाम अभी दिए हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो यहाँ पर आपको अपीयरिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा कि मैं अभी 12वीं कर रहा हूँ, तो अपीयरिंग वाले पर टिक कर देना। 12th अपीयरिंग है और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन तभी होगा जब फेज 2 यानी कि फिजिकल और मेडिकल के समय आपको अपनी 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। अगर आ जाती है इस टाइम तक, क्योंकि ये 1 साल तक भर्ती प्रक्रिया चलती है, तो आप अपना जो चांस है, बहुत कम चांस मिल रहे हैं, ठीक है, तो अपना चांस ना छोड़ें, फॉर्म जरूर भरें, एग्जाम जरूर दें। आपकी मार्कशीट आपकी हो सकता है आपकी रैली आए तब तक आपकी मार्कशीट आ भी जाए, तो आप भर सकते हैं बिना किसी डाउट के। अगर आपने मार्कशीट नहीं दिखाई तो आपका चयन नहीं होगा, ओरिजिनल मार्कशीट उस टाइम पे चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारा बता दिया कि कब कब आपकी भर्ती प्रक्रिया किस किस टाइम पर होगी। तो फर्स्ट वाली जो स्लाइड है उसको एक बार और आप रेफर कर लेना। रनिंग की बात करें तो बेटा रनिंग को लेकर इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगी कि आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, क्या वो ग्राउंड में होगी? तो बेटा वो ग्राउंड में भी हो सकती है, वो किसी रोड पर भी हो सकती है, किसी हार्ड सरफेस पर भी हो सकती है। तो अपनी जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी रनिंग अच्छी है, वो बच्चे ध्यान रखिए, अच्छे से रनिंग की तैयारी हर एक ग्राउंड पर करने की कोशिश करिएगा। हार्ड सरफेस, किसी रोड पर भी रनिंग की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ग्राउंड में भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छे रनिंग शूज पहनकर ही दौड़ें, उन्हीं शूज से प्रैक्टिस करें, और आप उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो गई है तो वैसे की वैसे ही शूज आपको फाइनल जब आपकी रनिंग होगी उसमें भी आपको वही पहनना है। तो शूज का चयन भी थोड़े से अच्छे से करना है, फर्क पड़ता है रनिंग में। तो रनिंग की प्रैक्टिस आपको हर तरह से करनी है, ग्राउंड में भी और हार्ड लेवल यानी कि रोड पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैडम हम पढ़े कहाँ से? तो बेटा 9th से लेकर 12th तक की जो NCERT वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके 9th में मिलेंगे, कुछ 10वीं में मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपके 11वीं में मिलेंगे, कुछ 12वीं में मिलेंगे। तो सिलेबस तो उन्होंने जो मेंशन करा है और सिलेबस के नीचे लिख भी दिया है कि ये सिलेबस के अलावा भी कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ें? अगर आप टॉपिक जानना चाहते हो कि मैडम इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एप्लीकेशन भी एक बार विजिट कर सकते हैं। आपको बैच अगर नहीं भी ज्वाइन करना है तो आप एक बार एप्लीकेशन विजिट करो, उसमें लॉग्ड तो मिलेगी लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मैडम ने पढ़ाए हैं तो ये हमको तैयार करने हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सिलेबस को लेकर अलग से भी वीडियो आपके लिए रेडी कर दूंगी। अगर आपकी कमेंट आएगी कि मैडम सिलेबस भी बता दीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपके लिए रेडी कर दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते कि मैडम हम कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से MCQ सॉल्व करें, तो बेटा आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैच आपको सोनू आर्मी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी। एक फाउंडेशन बैच है जिसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी है मैंने, जितना भी मैंने जो बैच बनाया है बेटा वो AMC और ARO को लेकर ध्यान में रखकर बैच बनाया है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो दिया है वो तो कवर किया ही किया है। उसके अलावा
जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी भी एनालिसिस करिए कि जो सिलेबस में नहीं दिया और यहाँ से क्वेश्चन बने वो टॉपिक भी मैंने आपको बैच में पढ़ाए हैं। तो एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैडम हमारी थ्योरी हो गई है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो रिवीजन बैच भी मिल रहा है। रिवीजन बैच भी आपको मिल रहा है। रिवीजन बैच में मैं एमसीक्यू के माध्यम से फिर से पूरी थ्योरी रिवाइज करवा रही हूँ। तो अगर आप एमसीक्यू भी चाहते हैं, आप थ्योरी भी चाहते हैं, आप एनसीईआरटी लेवल का पढ़ना चाहते हैं 9 से 12वीं तक का, लेकिन सारे टॉपिक 11वीं 12वीं के नहीं पढ़ने, जो सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन बने वही हमें पढ़ने हैं, तो ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, फाउंडेशन बैच और रिवीजन बैच के माध्यम से। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनका ये फायदा है कि ये दोनों बैच आपको एक ही साथ मिल रहे हैं, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कम से कम प्राइस में 399 में आप कोई सा भी एक बैच ज्वाइन करोगे, दूसरा अपने आप आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। अगर आप कोई सा भी एक बैच ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपने फाउंडेशन करा है तो रिवीजन के लिए हमें कॉल करना, और अगर रिवीजन ज्वाइन करा है तो फाउंडेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। दोनों बैच आपको 399 में बिना किसी डाउट के मिल जाएगा। और सारी मैंने पूरा 1 साल लगाया है एनालिसिस करके और सिलेबस के हिसाब से पूरे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंक्लूड करके पूरा 2 बैच रेडी किए हैं। तो रिवीजन बैच अभी चल रहा है, फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप रिवीजन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप हिस्सा बन सकते हैं। 399 का बैच है। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इन बैचों का फायदा ये है बेटा कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लगाने को मिलेगी, आपको एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट वाले मैं रिवीजन बैच में सॉल्व करवा रही हूँ वो भी मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, ओरिजिनल पेपर, वो सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में प्रोवाइड किए। तो सारा डाटा नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारा है पढ़ने को। और ध्यान रखिएगा, टीसीएस बेटा आपका पेपर बना रही है तो हल्के में नहीं लेना है। आपकी तैयारी हमेशा बेटा टॉप लेवल की ही होना चाहिए। अगर लो लेवल का पेपर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर दोगे। लेकिन अगर आपने लो लेवल की तैयारी करी है, आपने तैयारी में ही कंजूसी कर दी है, तो हाई लेवल का पेपर या मीडियम लेवल का पेपर आ जाएगा तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए तैयारी आपकी हाई लेवल की होना चाहिए। मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। कितने टाइम से मेरे साथ, 6-7 महीने से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। हमने हर एक लेवल के क्वेश्चन और थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आप हिस्सा बनना चाहते हो हमारे साथ तो बन सकते हो। इसके अलावा आपको डाउट ग्रुप भी प्रोवाइड किया। जो बच्चे बैच ज्वाइन करते हैं उन्हें डाउट ग्रुप मिलता है। डाउट ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बच्चे भी खुद डाउट सॉल्व करते हैं एक दूसरे के, और मैं भी आप लोगों के डाउट यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस नोटिफिकेशन में आते हैं, कोई भी जानकारी में परिवर्तन होता है, तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को। कोई भी चेंजेस आता है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।